नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 20 जून 2020। आइए आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, नेपाल ने भारत के किन तीन नक्षत्रों को अपने नए मानचित्र में दर्शाया। देखिए, नेपाल ने, जैसा कि आपको पता होगा, कि एक अपना नया मानचित्र प्रस्तुत किया था। उसके अनुसार भारत के तीन नक्षत्र कालापानी, लिपुलेख तथा लिम्पियादुरा को नेपाल ने अपने नए मानचित्र में शो किया था। ये जो तीनों क्षेत्र है ये भारत के उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। कहाँ? पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। और स्ट्रेटेजिक नज़र से देखा जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाते हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्र है, इन तीनों क्षेत्रों ये एक ट्राई जंक्शन बनाते हैं, जिसके ऊपर नेपाल, चाइना व भारत की सीमाएँ लगती हैं। इसीलिए इनकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा हो जाती है। अभी क्या डेवलपमेंट हुआ है, जो नया मैप मानचित्र नेपाल सरकार ने प्रस्तुत किया था, उसको अभी नेपाल के संविधान का दर्जा मिल गया, क्योंकि दोनों सदनों ने इसको पहले ही पास कर दिया था। और अभी नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने इस पे अपनी सहमति दे दी है, जिससे यह नेपाल के संविधान का अंग बना और भारत के लिए जिंदगी भर एक नया सिरदर्द बन गया, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों देशों के संबंधों में अभी यह बीच में रोड़ा बनकर आता रहेगा। देखिए, एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है यहाँ से कि नेपाल के राष्ट्रपति कौन है। ये हैं विद्या देवी भंडारी। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? केपी ओली शर्मा। और नेपाल की राजधानी क्या? काठमांडू। तथा करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। देखिए, जो एक्चुअली विवाद है उसको द हिंदू के एक इस कॉलम से देखिए। इसमें आप देखिए, ये ओरिजिनल वर्जन है। अब नेपाल ने ये वाला क्षेत्र जो आपको रेड में दिखाई दे रहा है, इसको एडिशनल दिखाया है। ये पूरा क्षेत्र भारत के अंतर्गत है, लेकिन नेपाल ने इसको अपने नए मानचित्र में दिखाया है। और ये देखिए, ये काला पानी, मैं इसको आपको दिखाता दोबारा। देखिए, लिम्पियादुरा, लिपुलेख और काला पानी, ये तीनों क्षेत्र यहीं पे पड़ते हैं। यानी ये वाला जो एडिशनल पोर्शन है, इसको नेपाल ने क्लेम किया है कि यह नेपाल का हिस्सा है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने 10,000 बेड वाले दुनिया के सबसे बड़े कोविड-19 फैसिलिटी बनाने की घोषणा की है? देखिए, अभी दिल्ली केंद्र शासित जो प्रदेश है उसकी सरकार ने, जिसके मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, घोषणा की है कि दिल्ली में 10,000 बेड की बड़ी कैपेसिटी वाला जो दुनिया का ऐसा सबसे बड़ा जो कोविड-19 फैसिलिटी होगी वो बनाने की घोषणा की है। अब इसमें क्या किया जाएगा, जो राधा स्वामी स्पिरिचुअल सेंटर है, जिसकी कैपेसिटी 22 बड़े फुटबॉल के मैदानों के बराबर है। कितने? 22 बड़े फुटबॉल के मैदान बनाए जा सकते हैं, इतनी बड़ी कैपेसिटी का यह राधा स्वामी स्पिरिचुअल सेंटर है। इसको अभी कोविड-19 फैसिलिटी में बदला जाएगा तथा यहाँ पर 10,000 बेडों की व्यवस्था की जाएगी, जिससे जो दिल्ली में जो मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं या हॉस्पिटल में जो बेडों की कमी हो गई है उसको पूरा किया जा सके। ये विश्व में इस तरह का सबसे बड़ी फैसिलिटी होगी जो 10,000 बेड तक प्रोवाइड कराएगी। इसके साथ देखिए, कोरोना ऐप दिल्ली राज्य सरकार ने लॉन्च किया था। इसमें क्या है, इसमें जो कोई भी व्यक्ति गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर सकता है और इस ऐप के ज़रिए जो दिल्ली में खाली पड़े बेड व खाली पड़े वेंटिलेटर की संख्या को जान सकता है। किस ऐप के ज़रिए? दिल्ली कोरोना ऐप के ज़रिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी अरेबिया का पीआईएफ यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड रिलायंस जियो में 2.32% हिस्सेदारी खरीदेगा। रिलायंस जियो को मिलने वाला है किस नंबर का निवेशक है? देखिए, अप्रैल माह से रिलायंस जियो ने अपनी जो हिस्सेदारी है उसको बेचना शुरू कर दिया था। और सबसे पहला इसका इन्वेस्टर कौन था? फेसबुक, जिसने तकरीबन 10% के आसपास जो हिस्सेदारी है उसको ख़रीदा था। उसके बाद अभी कंटिन्यूसली ये अपने शेयर बेच रहे हैं और अभी जो रिलायंस जियो है उसको 11वां निवेशक मिला। और ये इसका क्या नाम है? सऊदी अरेबिया का पीआईएफ का मतलब है, जैसे मैं आपको बता चुका, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है। देखिए, ये जो सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट है उसके अंतर्गत ही आता है और इसका क्रिएशन इसलिए किया गया था ताकि यह दूसरे देशों में इन्वेस्ट करे और जो जिसे सऊदी अरेबिया की जो इकोनॉमी है उसको डाइवर्सिफाई किया जा सके, जो उसकी डिपेंडेंसी है ऑयल पे, उस डिपेंडेंसी को कम किया जा सके। इस फंड का निर्माण किया गया था 1971 में और अभी प्रेजेंटली इसकी जो वैल्यू है वो $320 बिलियन है। देखिए, रिलायंस जियो को जो अब तक मिलने वाले खरीदार हैं, सिल्वर लेक, फेसबुक, जनरल एटलांटिका, विस्टा, केकेआर, मुबाडला, एडीआई, एलकैट्रन, टीपीजी। इस तरह से रिलायंस जियो ने इन 11 निवेशकों को अपने हिस्सेदारी बेच के लगभग 20% हिस्सेदारी इन्होंने बेच दी है रिलायंस जियो में।
और अब इनको कितना पैसा एकत्रित हुआ है, 1,15,693 करोड़। देखिए आप ये बात जान रहे होंगे कि रिलायंस जियो इतनी तेज़ी से अपने जो हिस्सेदारी वो क्यों बेच रहा है। देखिए जो रिलायंस ग्रुप है वो रिलायंस जियो है वो रिलायंस ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है, और रिलायंस ग्रुप के ऊपर भारतीय बैंकों का बहुत ज़्यादा कर्ज है। और जो रिलायंस ग्रुप है उसने घोषणा की है कि मार्च 2021 तक वह अपना सारा कर्ज लौटा देगा। अब कर्ज लौटाने के लिए रिलायंस ग्रुप को पैसे चाहिए, और वह पैसे एकत्रित कर रहा है कैसे, जो उसकी सब्सिडरी कंपनीज़ हैं जैसे रिलायंस जियो या कुछ दूसरी कंपनी, उनमें अपने शेयर को बेच रहा है, जिससे उसके पास पैसे मिल रहे हैं और वह अपने जो कर्ज है उसको लौटा देगा। कब तक, मार्च 2021 तक। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने कितने संदिग्ध चीनी मोबाइल एप्लीकेशन पर बैन लगाने की अनुशंसा की है। चीनी मोबाइल ऐप, देखिए 52 चीनी मोबाइल ऐप हैं जिनको टारगेट किया किसने, जो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी है। इनके पास कुछ इंटेलिजेंस है कि जो ये ऐप्स हैं, देखिए यहाँ पे जो मेन ऐप हैं 360 सिक्योरिटी, बाइडू मैप, क्लब फैक्ट्री, टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, जेंडर, ये जो ऐप हैं 52 इन नंबर्स, ये जो भारतीय यूजर्स हैं उनका डाटा का चोरी कर रहे हैं, तथा जो ये प्राइवेसी है, प्राइवेसी है उसका वोलेशन हो रहा है। किसके द्वारा, ये 52 चाइनीज ऐप्स के द्वारा। इसलिए जो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने इन पर बैन लगाने की घोषणा की है। कितने ऐप, 52 ऐप्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की टॉप 100 टेक्नोलॉजी कंपनियों की लिस्ट में भारत की किन 2 कंपनियों ने जगह बनाई है। देखिए जस्ट मनी और स्टेल ऐप। जस्ट मनी और स्टेल ऐप ये 2 भारतीय कंपनियां जिन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की टॉप 100 टेक्नोलॉजी पॉइनियर लिस्ट है उसमें जगह बनाई है। देखिए ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये लिस्ट जारी की जाती है। इसमें ऐसी कंपनियों को चुना जाता है दुनिया भर से जिन्होंने टेक्नोलॉजी को अपनाया है, टेक्नोलॉजी को अपनाकर जिन्होंने कार्बन जो कैप्चर है, कार्बन एमिशन है उसको कम किया, तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके जो पेपर्स हैं उसको कम किया है, और जो न्यू टेक्नोलॉजी हैं उनको बढ़ाने में, उनको विकसित करने में पूरे विश्व में भर में योगदान दिया है। ऐसी कंपनियों को 100 कंपनियों को शामिल किया जाता है। इसमें कितनी भारतीय कंपनियां, 2 भारतीय कंपनियां हैं। ये कंपनियां कौन कौन सी है, जस्ट मनी और स्टेल ऐप्स। देखिए इन दोनों कंपनियों के बारे में आप एक बार जान लीजिए। जो जस्ट मनी है, जस्ट मनी एक बेंगलोर बेस्ड भारतीय कंपनी है जो विदाउट क्रेडिट कार्ड EMI का ऑप्शन प्रोवाइड करती है। अगर किसी व्यक्ति के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो भी यह जस्ट मनी के द्वारा फ्लिपकार्ट या अमेजन या कुछ दूसरी साइट से प्रोडक्ट को खरीद सकता है, और उसके बाद उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है कुछ % इंटरेस्ट के साथ EMI के द्वारा जस्ट मनी को लौटा सकता है। उसके बाद देखिए ये जो स्टेल ऐप्स है ये एक एंड टू एंड डायरी टेक्नोलॉजी है, और इसको IIT मद्रास के कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर शुरू किया है। अब इन दोनों कंपनियों को किस में शामिल किया गया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की टॉप 100 टेक्नोलॉजी पॉइनियर्स कंपनियों की लिस्ट में ये 2 भारतीय कंपनियां कौन कौन सी, जस्ट मनी और स्टेल ऐप्स। देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में आप जान लीजिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये एक NGO है जिसको 1971 में बनाया गया था, तथा पब्लिक पार्टनरशिप के द्वारा ये कमिटेड है किस लिए कि जो विश्व है उसको ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके, और इसी के मद्देनज़र जो दुनिया भर के बिजनेसमैन, पॉलिटिकल लीडर व दूसरे ग्रुप हैं उन सभी को ये इकट्ठा करता है, और विश्व को एक अच्छा वर्ल्ड बनाने की तरफ ये अपना योगदान देता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा। कहाँ पे, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड है। इसके साथ साथ आप बताइए कि किस किस और जो वैश्विक इंस्टीट्यूशन है उनके हेडक्वार्टर जेनेवा में, आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD एक स्विट्ज़रलैंड बेस्ड ही एक इंस्टीट्यूशन है जो कि प्रत्येक वर्ष कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स को जारी करता है। इस सूचकांक में भारत इस साल कौन से स्थान पर है। देखिए IMD के द्वारा ये एक सूचकांक जारी किया जाता है जिसमें टोटल 63 देशों को मापा जाता है, और भारत की जो अर्थव्यवस्था है इस वर्ष 43वें स्थान पर है। इस कम्पिटिटिव इंडेक्स में 43वें नंबर पर है। सबसे टॉप किसने किया, सबसे टॉप सिंगापुर है, दूसरे नंबर पर डेनमार्क है,
अमेरिका 10वें नंबर पे तथा चाइना 20वें नंबर पर है और भारत 43 नंबर पे है। कितने देशों में को इस सूचकांक में शामिल किया जाता है? 63 कंट्रीज को शामिल किया जाता है। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ये कहाँ पे स्थित है? स्विट्जरलैंड में ये स्थित है और 1989 से कंटिन्यूसली यह इस सूचकांक को जारी कर रहा है। देखिए इसके साथ साथ एक दूसरा सूचकांक भी जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का द्वारा भी एक कम्पिटिटिव इंडेक्स, ग्लोबल कम्पिटिटिव इंडेक्स सूचकांक जारी किया जाता है। वह इससे अलग है, उसमें भारत 68वें नंबर पर है। उसमें टोटल 160 के आसपास कंट्रियों को इस लिस्ट में शामिल किया जाता है। वह इससे डिफरेंट है, आप कन्फ्यूज मत होइए। ये IMD के द्वारा दिया जाता है जिसमें 43वें नंबर पर बाद कुल 63 देशों में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस, वर्ल्ड डे टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राफ्ट। विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? देखिए इस दिवस को 17 जून को मनाया जाता है और इसको किस लिए मनाया जाता है? इसको यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। कब से? 1995 से इसको मनाया जा रहा है। इसका जो मेन पर्पज़ क्या है, कैसे भी करके जो विश्व भर के पॉपुलेशन है, दुनिया को यह समझा जा सके, जागरूक किया जा सके कि जो ड्राफ्ट व डेजर्टिफिकेशन है उससे जो अनाज का उत्पादन काफ़ी कम हो जाता है और ऐसे वेज या मेथड बताए जाते हैं जिससे जो डेजर्टिफिकेशन एवं ड्राफ्ट है उसको कम करने में मदद मिल सके। कब मनाया जाता है? 17 जून को। देखिए इंपॉर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन है तो हम जून के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1 जून को क्या है? वर्ल्ड मिल्क डे। 1 जून वर्ल्ड मिल्क डे। 2 जून तेलंगाना दिवस। क्या? तेलंगाना दिवस। 3 जून वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, विश्व साइकिल दिवस 3 जून। उसके बाद देखिए 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। 6 जून रूसी भाषा दिवस। 6 जून रूसी भाषा दिवस। 7 जून विश्व फूड सेफ्टी डेज। उसके बाद देखिए 8 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ओशियन डे। क्या? वर्ल्ड ओशियन डे। उसके बाद 12 जून को मनाया जाता है डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। जो बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। और उसके बाद देखिए 17 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड डे टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राफ्ट। कब? 17 जून को। देखिए जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट डे बताए ये अगर आप कंटिन्यूसली इनको ऐसे वीडियो देखते रहोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले देखिए ये ड्राफ्ट का एक पिक्चर है। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? देखिए सिडबी का नया निदेशक होंगे अभी देवेंद्र कुमार सिंह। सिडबी की स्थापना 1990 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। सिडबी का मेन पर्पज़ क्या है? जो MSME होते हैं, जो छोटे उद्योग होते हैं, उनको यह फाइनेंस यानी ऋण उपलब्ध कराता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य सरकार ने ITI छात्रों के लिए डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री उपलब्ध कराई है? ITI का यहाँ पे क्या फुल फॉर्म? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। ऐसे छात्रों के लिए डिजिटल पाठ्य सामग्री प्रोवाइड करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? गुजरात। इससे लगभग 1 लाख छात्र लाभान्वित होंगे। 2000 घंटे से ज़्यादा क्या जो लेक्चर्स व क्लासेज हैं वो इसमें बनाई गई हैं तथा 700 से ज़्यादा जो प्रशिक्षक जो इंस्ट्रक्टर हैं उन्होंने इसको बनाने में मदद की है। देखिए गुजरात के बारे में आप जान लीजिए। ये है गुजरात की सीमाएँ लगती हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र से। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, एयर वैन ऐप कहाँ पर लॉन्च किया गया है? देखिए एयर वैन ऐप को मुंबई में लॉन्च किया गया है। BMC जो मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली कोरोना ऐप लॉन्च किया गया था, यह उसी तर्ज पर इस ऐप को लॉन्च किया गया है। इससे जो खाली बेड व वेंटिलेटर की जो संख्या है उसको पता किया जा सकता है। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।